हेलो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो सब कोई बढ़िया है, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, तो गुलाम वंश की बात कर रहे थे। मतलब हमारा जो सेक्शन चल रहा है अभी वो दिल्ली सल्तनत चल रहा है। आप लोगों को पता है कि जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग किसको देख रहे थे? एंशिएंट हिस्ट्री में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखा। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने वैदिक काल को देखा। एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक काल के बाद जो है हम क्या देखते हैं? मौर्यन एम्पायर को देखते हैं। मौर्यन एम्पायर के बाद हम लोग किसके ऊपर आते हैं? मौर्यन एम्पायर के बाद आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? मौर्यन एम्पायर के बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका जैन धर्म। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद जो है हम लोग जो आज का क्लास होगा वो हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग खिलजी पढ़ेंगे। और कल आप लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा? गुलाम वंश के बारे में आपने पढ़ा है। कल के क्लास में आपने किसके बारे में पढ़ा? गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। एक मिनट रुक जाइएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ेंगे? हम लोग दिल्ली सल्तनत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत है या खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना, खिलजी वंश की जो स्थापना है वो कौन करता है आपका? तो वो करते हैं जलालुद्दीन खिलजी करता है। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी करता है। और जब जलालुद्दीन खिलजी जब 1290 के आसपास जो है ये क्या करेगा? खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और आपको पता है कि 1290 से लेकर यह 1320 तक चलता है। इसी के समय अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे तो खिलजी डायनेस्टी मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है ये लगभग जब यह दिल्ली सल्तनत में अपने वंश की स्थापना कर रहे थे तो उस समय इसकी जो उम्र है वह लगभग आपका 70 वर्ष का उम्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं। हम सबसे पहले आप सभी का वेलकम करना चाहेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल राज राठौर एजुकेशन पर, जहां पर हम राठौर सर बाकी हमारी सारी टीम मिलकर आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन सा कंटेंट लेकर आती है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करेंगे, आज के क्लासेस में क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग भी जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं, खिलजी वंश की बात करते हैं। तो खिलजी वंश में इसकी बात कर रहे थे हम लोग, खिलजी वंश की बात कर रहे थे। तो खिलजी वंश में आपको दो राजाओं के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, खिलजी वंश में बेसिकली दो राजाओं के बारे में पढ़ना होगा। एक तो होगा आपका जलालुद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा? जलालुद्दीन खिलजी होगा आपका। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी होगा। और उसके बाद जो है आपका क्या होगा? अलाउद्दीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा और जलालुद्दीन खिलजी देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो यह 1290 में खिलजी डायनेस्टी को 1290 ईस्वी में क्या करता है? स्थापित करता है। और उसके बाद जो है इसके दामाद और इसके भतीजे कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने, मतलब इसका जो दामाद भी ये था। ठीक है, इसका दामाद भी आपका कौन देखने को मिलता है? और साथ साथ में क्या देखने को मिलेगा? भतीजा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भतीजा। यह दोनों मतलब दोनों क्या एक ही व्यक्ति है और दो इसका आइडेंटिटी है, मतलब दामाद भी है और भतीजा भी है। ये क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी को मारकर, अलाउद्दीन खिलजी को क्या करता है? मारकर यह गद्दी पर बैठ जाता है लगभग 1297 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो ये चीज तो आपको देखने को मिलेगा ही। साथ साथ में अगर आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को हम लोग उदारवादी राजाओं में से एक कहते हैं, या जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो क्लास होगा वो स्पेशल किसके ऊपर होगा? जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर होगा। और फिर कल का क्लास जो होगा वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर होगा। कल का क्लास क्या होगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर होगा। फिर परसों जो है आपका खिलजी डायनेस्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में आपका कौन आता है? खिलजी वंश आता है। और खिलजी वंश में
हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो खिलजी वंश में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अगर जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम देखा जाए, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम देखा जाए तो इसका नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जो है क्या था आपका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका नाम है। यह 1290 में तख्त पर बैठता है या फिर खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करता है, और 1296 ईस्वी में यह इसको क्या करता है, इसके भतीजा के द्वारा मार दिया जाता है और फिर वो खुद गद्दी पर बैठ जाता है। कहता है खिलजी वंश का जो संस्थापक, खिलजी वंश का यह संस्थापक था और इसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। ठीक है, अगर हम खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं या खिलजी की बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे, तो इन्होंने अपना जीवन जो है यह एक सैनिक के रूप में शुरू किया, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे यह अपनी योग्यता के बल पर, मतलब अपनी योग्यता के बल पर इसने क्या किया, सर ए जहांदार और शाही अंगरक्षक का क्या किया था, पद प्राप्त किया था, और बाद में सामान का सूबेदार भी बना था। ठीक है, किसका बना था, सामान का सूबेदार, समाना का भी सूबेदार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समाना का सूबेदार कहां का, तो समाना का सूबेदार कौन बनता है, जलालुद्दीन खिलजी बनता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहता है क्या कि केकूबाद ने इसे क्या कहा था, आरिज ए मुमालिक का पद दिया था। ठीक है, किसने दिया था, केकूबाद ने इसे जो है आरिज ए मुमालिक का जो पद दिया, और अगर आप देखेंगे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शाइस्ता खान की भी उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठाया गया था। इसको और कौन सी उपाधि मिलती है, शाइस्ता खान की उपाधि मिलती है। तो जो उपाधि वाले होते हैं ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उपाधि से रिलेटेड जो चीजें हैं वह इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्या होता है, उपाधि से रिलेटेड जो है शाइस्ता खान की उपाधि सिंहासन पर बैठाया था। कहता है इसने दिल्ली के बजाय कहां पर, किलो खरी के मध्य में राजाभिषेक करवाया था। अगर आप देखेंगे किसकी बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की बात करेंगे, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहां पर दिल्ली की बजाय, ये दिल्ली में अपनी राज्याभिषेक नहीं करवाते, ये कहां करवाते हैं, किलो खरी में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और सुल्तान बनते समय जलालुद्दीन खिलजी की उम्र जो थी यह कितनी थी, 70 वर्ष की उम्र देखने को मिलती है। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो लगभग सबसे ज्यादा उम्र के कोई आपके राजा बनते हुए दिखाई देते हैं या कोई सुल्तान बनते हुए दिखाई देते हैं, तो वो कौन होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। कहते हैं दिल्ली का वह पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने का सिद्धांत पर आधारित था। मतलब क्या कि अगर आप देखिएगा कि दिल्ली का यह पहला सुल्तान था कौन, जलालुद्दीन खिलजी, जो कि आपका क्या होता है कि जिसकी जो आंतरिक नीति है, जिसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी जो पॉलिसी है, ये क्या होता है, दूसरे को प्रसन्न करने पर सिद्धांत था कि भैया अगर हमारी प्रजा खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। यह किसकी नीति हुआ करती थी, जलालुद्दीन खिलजी की नीति हुआ करती थी। ठीक है, वहीं अगर आप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आगे, तो कहता है जलालुद्दीन खिलजी जो है उसे फिरोज उद्दीन खिलजी या फिर क्या कहा जाता है, जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका पूरा नाम आपका क्या है, फिरोज अल दिन खिलजी। क्या है इसका पूरा नाम, फिरोज अल दिन खिलजी है, या फिर इसको जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है खिलजी वंश का जो संस्थापक और पहला सुल्तान था जिसने 1290 से लेकर 1320 तक भारत में के दिल्ली सल्तनत पर क्या किया था, शासन किया था। हालांकि 1290 से यह 1296 तक ही रहता है, क्योंकि 1296 1297 तक ही रहता है, क्योंकि इसके बाद इसके जो भतीजे और दामाद होते हैं वह क्या करते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, वह क्या होते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो है क्या होता है आपका लगभग 1320 तक खिलजी डायनेस्टी देखने को मिलता है। अच्छा, आपको पता ही है कि कल के क्लास में हमने जो आपको बताया, कल के क्लास में जो हमने बताया कि चालीसा दल का जो फॉर्मेशन हुआ था, चालीसा दल जो बनाया गया था, यह किसके द्वारा बनाया गया था, यह आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चालीसा दल का जो फॉर्मेशन हुआ था या चालीसा दल को जो बनाया गया था, यह किसके द्वारा बनाया गया था, यह आप लोग एक बार बताएंगे। चालीसा दल जो बनवाया गया था यह किसके द्वारा बनवाया गया था, यह बताइए आप लोग। चालीसा दल जो बनाया गया था यह किसके द्वारा बनाया गया था, एक बार आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक हम भी पानी पी लेते हैं। बिल्कुल सारे लोगों का आंसर एकदम सही है, एकदम आंसर सही भी आ रहा है, उम्मीद करते हैं सही भी आंसर आ रहा होगा। अगर हम देखें तो चालीसा दल का जो फॉर्मेशन है वो कौन करवाता है, इल्तुतमिश करवाता है। कौन करवाता है, इल्तुतमिश करवाता है। और यही चालीसा दल जब रजिया सुल्तान वहां की सुल्तान बनती है तो क्या करता है, यही चालीसा दल सबसे पहले इसके बारे में या इसको पद से हटाने के लिए षड्यंत्र भी रचता है, और ये चीजें आपको पता भी होगी। ठीक है, खैर आगे बात करते हैं जलालुद्दीन के बारे में। कहता है जलालुद्दीन की अंततः उसके भतीजे कौन है, अली गुरसप ने
हत्या कर दी, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना गया और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से वह गद्दी पर बैठता है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो ओरिजिनल नाम था उसका नाम था अली गुरसब। क्या नाम था? अली गुरसब जो है इसका ओरिजिनल नाम आपको देखने को मिलता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का ओरिजिनल नाम क्या है होगा आपका? अली गुरसब होगा। ठीक है, वहीं अगर आप देखेंगे इसके राज्याभिषेक और उपलब्धियों की बात करेंगे तो देखिए ये आपका कुछ सिक्का दिखाई देता है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर चलाया जाता था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के वक्त के सिक्के जलालुद्दीन खिलजी ने अपने राज्याभिषेक के 1 वर्ष बाद ही दिल्ली में क्या किया था? प्रवेश किया था। वहीं अगर आप देखेंगे कि उसने अपने पुत्रों को जैसे खाना हो गया, अरकली खान हो गया एवं कद्र खान हो गया की उपाधि की प्रदान करी थी। ठीक है, ये सारी चीजें जो है उपाधि आपको देखने को मिलता है। अपने पुत्रों को वो देखता है, खाना की उपाधि हो गई, या फिर अकरली खान की उपाधि हो गई, कद्र खान की उपाधि हो गई, ये सारी उपाधि जो है वो अपने पुत्रों को प्रदान करते हैं। कहता है वहीं कि जलालुद्दीन फिरोज जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने अल्प शासन काल में क्या किया था? बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करी थी। इसमें से उपलब्धियां में उसने क्या क्या प्राप्त किया? तो देखिए अगस्त 1920 को वो क्या करता है? काडम्मनीपुर में सूबेदार मलिक छज्जू, जिसने क्या किया? सुल्तान मुगसिद्दीन की उपाधि क्या कर ली? धारण कर अपने नाम के एक सिक्के चलवाए। और वहीं अगर आप देखेंगे खुतबा, जिसका हम क्या कहते हैं? प्रसन्नात्मक रचना कहते हैं, पढ़ा के विद्रोह को क्या किया? दबाया भी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, कहता है इस अवसर पर क्या देखने को मिलता है? कडम्मानिकपुर की सूबेदारी उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दे दी। ठीक है, यहीं से अलाउद्दीन खिलजी की भी कहानी आपको शुरू होती है कि कडामानिकपुर की सूबेदारी जो है वो किसको दे देते हैं? अलाउद्दीन खिलजी, जो उसके भतीजे और साथ साथ में क्या है? उसके दामाद भी आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप देखिएगा कि उसका जो है 1290 में एक रणथंबोर अभियान असफल रहा, और वहीं 1292 ईस्वी में वह मंडोर और झाइडन के किलों को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता मिली। और वहीं देखेंगे आप दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में उसने क्या किया? ठगों का दमन किया था। देखिए उस समय सबसे बड़ी समस्या ठगों का हुआ करता था। उस समय सबसे बड़ी समस्या किसका हुआ करता था? ठगों का हुआ करता था। और ठगों से क्या करता है? ये दिल्ली के आसपास वाले इलाके पर क्या करता है? इस पर कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए इससे एक क्वेश्चन और आता है आपके पास। एक क्वेश्चन आपके पास ये आता है, आप बताइएगा कि भारत में कनाल सिस्टम के मतलब जो कनाल सिस्टम है उसके पिता किसे कहे जाते हैं? ठीक है, कनाल सिस्टम का जो पिता है वो किसको कहा जाता है? ये आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, वह आप लोग बताएंगे फटाफट। कनाल सिस्टम के जो फादर है वह कौन कहे जाते हैं? कनाल सिस्टम के जो फादर है वह कौन कहे जाते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छा हम तो ये पूछे भी नहीं, आवाज जा रही है ना? एकदम आवाज जा रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या कि 1292 ईस्वी में क्या कहता है कि मंगोलों के आक्रमणकारी हलाकू का पौत्र जो अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण करा, उसमें आपका क्या देखने को मिलता है? सुनाम पन तक पहुंच गया। वहीं परंतु अलाउद्दीन ने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच में संधि हो गई थी। ठीक है, मतलब क्या कि मंगोलों को हराने वाला नेता सुल्तान कौन था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को क्या किया? परास्त किया, और बाद में इस दोनों के बीच में क्या होती है? संधि हो जाती है। फिर मंगोल वापस जाने को तैयार भी हो गए थे, परंतु चंगेज खान के जो नाती थे उलुग ने लगभग अपने 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में रहने का क्या लिया? निर्णय लिया था। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंगेज खान के किसने, मतलब चंगेज खान के किस रिश्तेदार ने क्या किया था कि इस्लाम धर्म को ग्रहण किया और लगभग अपने 400 सिपाहियों के साथ या अपने 400 समर्थकों के साथ वह भारत में ही रह गया? तो वो कौन था? उलुग खान था। कौन था? उलगू खान आपको देखने को मिलेगा। उलगू खान ने क्या किया? मंगोल थे ये, और इन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म को अपनाया और उसके साथ साथ लगभग 400 समर्थकों के साथ वह भारत में ही रह गया। फिर कहता है कालांतर में जलालुद्दीन ने उलगू के साथ ही अपनी पुत्री का क्या किया? विवाह किया, और साथ ही रहने के लिए दिल्ली के समीप जो है क्या करता है? क्या देखने को मिलता है? मुगलपुर नाम की बस्ती बसाई, और बाद में उन्हें ही नवीन क्या कहा गया? नवीन मुसलमान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, बाद में ही उन्हें नवीन मुसलमान के भी नाम से जाना जाने लगा। अगर हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ये क्रूर व्यक्ति भी होते हैं। अब क्रूर व्यक्ति कैसे हैं? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप देखिएगा क्या कहता है कि जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक पारिक
सीधी मौला को क्या कर दिया, हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि भैया यह इसकी जो नीति हुआ करती थी वह दूसरों को प्रसन्न करने की नीति तो थी, लेकिन साथ साथ में यह एक क्रूर व्यक्ति भी देखने को मिलता है। और वैसे भी दिल्ली सल्तनत में या मुगल एम्पायर में ऐसा कौन नेता या कौन सुल्तान नहीं था जो क्रूर था। ठीक है, सारे के सारे लगभग आपको क्रूर देखने को मिलते हैं, चाहे आप औरंगजेब की बात करते हैं, चाहे बाबर की बात करें, हुमायूं की बात करें, अकबर की बात करें, लगभग सारे लोग जो है आपको क्रूर देखने को मिल जाते हैं इस समय पे। ठीक है, ये सारी चीजें तो है ही। साथ साथ में अगर आप देखिए, साथ साथ में अगर आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी, अगर हम ऐसे बोलेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी अगर एक था तो भैया अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उससे 4 था। मतलब इन्होंने ही, अगर आप जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे सिस्टम की शुरुआत भी करी, और अपने आप को ये क्या कहा जाता था, ये बोलता था कि भैया ऊपर वाले की सजदा के अलावा हमारी सजदा किया करो, हम भी हम जो है ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हैं। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का एक ये बात था कि ये बोलता था कि दुनिया में अल्लाह के द्वारा बनाई गई हर एक नायाब चीजों पर सिर्फ और सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार है, और जिस चक्कर में वो पद्मावती, मतलब पद्मावत के चक्कर में जो है वो लड़ाई लड़ लेता है, वो क्या करता है, लड़ाई लड़ लेता है, और उसके बाद इसी के वजह से इसका पतन का कारण भी माना जाता है। आप जब खिलजी डायनेस्टी के पतन की बात करेंगे, तो जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कल के क्लास में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह किस तरह से अपने राज्य का पतन का कारण बनता है। मतलब वो खुद ही अपने राज्य के पतन का क्या बनता है, कारण बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें तो है ही। साथ साथ में अगर आप देखेंगे, कहता है क्या कि जलालुद्दीन के शासन काल में ही उसी का भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पूर्व ही 1292 ईस्वी में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद क्या किया, भिलासा एवं देवगिरी को लूट मार का काम किया। और उस समय देवगिरी को लूटना जो है वह क्या देखने को मिलता है, मुस्लिमों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण माना जाता है। मतलब क्या, देवगिरी को लूटना जो है मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण माना जाता है। और उसके बाद आपको पता है, अच्छा चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन ये है आपके लिए कि दिल्ली से, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दिल्ली से जो है दिल्ली से देवगिरी जो है किस शासक ने अपनी राजधानी बसाया था, किस शासक ने अपनी राजधानी बसाया। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, किस शासक ने अपनी राजधानी जो है वो कहां से लेके गया, दिल्ली से देवगिरी लेके गया। कहां से लेके गया, दिल्ली से देवगिरी लेके गया। आप लोग जल्दी से बताएंगे, और किस वंश का था। ठीक है, साथ साथ में आप लोग क्या बताएंगे, किस वंश का था यह भी बताइएगा, किस वंश का था यह भी आप लोग फटाक से बताइए कि किस शासन का था, किस शासक ने राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, और किस वंश का शासक था वो। ठीक है, किस वंश का शासक था यह भी बताइए, जल्दी से आप लोग बताएंगे एक बार। चलिए फटाफट एकदम बताएंगे। चलिए बहुत सही, सारे लोग बताएंगे, एकदम तेजी से आंसर बताएंगे। आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या था, देवगिरी मतलब किस शासक ने बनाया, तो एकदम आंसर सही होगा आप लोगों का, और वो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ये क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और यह किस वंश से था, तो यह तुगलक वंश से आपको देखने को मिलेगा। किससे होगा, तुगलक वंश से होगा। ठीक है, किससे होगा, तुगलक वंश से होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और साथ साथ में अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं, तो बेचारा की बात करते हैं, मतलब था तो बड़ा बढ़िया इंसान। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि ये बड़े ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान रखते थे।
जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो उन सारे भाषाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे, उन सारे भाषाओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले, फिर भी अगर हम आपसे पूछ ले कि मोहम्मद बिन तुगलक किन भाषाओं के बारे में ज्ञान रखता था, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आप बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किन भाषाओं के बारे में ज्ञान रखता था, यह बताएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए बिल्कुल आप लोगों का जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है किन भाषाओं के बारे में ज्ञात रखता था। तो देखिए वो एक तो आपका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये फारसी को तो रखेगा ही, ठीक है, क्या होगा, फारसी का ज्ञान रखेगा ही। फारसी के साथ साथ और कौन कौन से भाषाओं का ज्ञान रखता था, जैसे हिंदवी होगा, अरबी होगा, संस्कृत होगा, तुर्की होगा, तुर्किक होगा, ये सारा था। ठीक है, हिंदवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिंदवी हो जाएगा या हिंदी बोल लीजिए। ठीक है, संस्कृत बोल लीजिए, क्या बोल लीजिए, संस्कृत बोल लीजिए। इसके साथ साथ अरबी तो होगा ही, ठीक है, क्या होगा, अरबी होगा, और अरबी के साथ साथ आपका क्या होगा, तुर्किक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुर्किक हो जाएगा, क्या होगा, तुर्किक भाषा। मतलब इतने सारे भाषाओं का ज्ञान कौन रखता था, आपका मोहम्मद बिन तुगलक रखता था। ठीक है, कौन रखता था, मोहम्मद बिन तुगलक रखता था। तो ये सारी चीजें तो हो गई। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखेंगे, ठीक है, हम आगे देखेंगे कहां पर है हम अभी, चलिए अब इसके हत्याओं के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन हत्याओं से पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हत्याओं से पहले जो है हम क्या करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, तो हम इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जलालुद्दीन खिलजी के अगर हम देखें, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में देखें तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, इन सारे चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे। ठीक है, अगर देखिए साथ साथ में इसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रमुख प्रचलन क्या था आपका, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रमुख प्रचलन आपको यह देखने को मिलता है कि ये जो है क्या करता है कि जो फर्जीवाड़ा से बचने के लिए या फिर फर्जीवाड़ा से वगैरह बचने के लिए क्या करता है, घोड़ों के ऊपर ठप्पा लगाया करते थे। क्या करते थे, घोड़ों के ऊपर आपको ठप्पा वगैरह देखने को मिलता है इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में घोड़ों के ऊपर क्या देखने को मिलता है, ठप्पा वगैरह देखने को मिलता है। या फिर अगर आप देखिएगा कि जो सैनिक ज्यादा हुआ करते थे, इसका विस्तृत जानकारी के लिए रजिस्टर पर वगैरह इनका नाम वाम मेंशन किया जाता था। ये सारी चीजें जो है आपको इसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप इसके हत्या की बात करते हैं तो हत्या में क्या देखने को मिलता है, कहता है जलालुद्दीन खिलजी जो है, कौन, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या जो इसके अपने भतीजे एवं दामाद का मतलब दोनों एक ही है। ठीक है, उसने अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अपने भाई आलम शाह वेग की सहायता से क्या किया, 1296 ईस्वी में क्या होता है, कदम मानिकपुर इलाहाबाद में की थी, जिसके बाद में उलुग खान की उपाधि से विभूषित किया गया। और इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर क्या किया, दिल्ली के तख्त पर गद्दी पर बैठ गया। वो 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपनी राज्य अभिषेक करवाया। ठीक है, कहां पर, तो बलबन के लाल महल में, कहां पर, बलबन के लाल महल पर इन्होंने अपना क्या किया, राज्य अभिषेक करवाया था। ठीक है, वहीं अगर आप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं तो कहता है जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था और अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने कहा, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, यह बात किसने कही थी, यह बात जो है जलालुद्दीन खिलजी कहता है। कौन कहता है, जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि भैया मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। वहीं कहते हैं अमीर खुसरो और इमामी दोनों ने जलालुद्दीन खिलजी को क्या कहा था, भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। क्या कहा था, भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है। ठीक है, ये वाला सेक्शन क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा कि भैया आमिर खुसरो और इमामी के द्वारा जलालुद्दीन खिलजी को क्या कहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी को यह क्या कहता है, भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। क्या कहता है, भाग्यवादी व्यक्ति कहता है। कौन, अमीर खुसरो कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं, अमीर खुसरो कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है क्या कि अगर आप बर्नी के कथन की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, बर्नी के कथन के बारे में बात करेंगे तो बर्नी क्या कहता है, चलिए ठीक है, बर्नी के सिद्धांत पर बात करते हैं, बर्नी के कथन की बात करते हैं हम। तो क्या कहता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो राज्य अभिषेक पर बर्नी का कथन है, उनका क्या कहना है
कि अभी शहीद सुल्तान, मतलब कौन शहीद सुल्तान है, जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु या फिर जब उसके कटे मस्तक से अभी तक रक्त टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन खिलजी के सर पर रखा गया। ठीक है, मतलब जो शाही वो था, ताज था, वो अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पर रखा गया और उसे क्या कर दिया गया, सुल्तान घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सुल्तान घोषित कर दिया गया। यह किसके बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, तो अगर आप अलाउद्दीन खिलजियों की बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं हम आज की क्लास में। तो देखिए आगे हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, बाकी बात आपका कब से कब तक, तो आप देखेंगे लगभग 1297 से 1320 तक ये क्या करता है, यहाँ की गद्दी पर बैठता है। 1297 से लगभग 1320 तक यह जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। और वहीं अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें तो इसके जो सबसे प्रमुख सेवक थे, इसके जो प्रमुख सेवक थे, उस सेवक का क्या नाम था, उस सेवक का क्या नाम था आप लोग बताएंगे। इसके जो प्रमुख सेवक थे उसका क्या नाम था यह बताएंगे, जिसको यह क्या करता है, खरीदता है। और लगभग कितने में खरीदता है, तो यह भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1000 दिनार में खरीदता है। कितने में, 1000 दिनार में खरीदता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और इस व्यक्ति का नाम क्या था, मलिक काफूर था। ठीक है, क्या नाम था, मलिक काफूर आपको देखने को मिलता है। कौन होगा, मलिक काफूर होगा, जिसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी किधर था, गुजरात की तरफ वो आक्रमण करने के लिए गया था, तो वहीं से ये क्या करता है, 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीद कर लाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि भैया जितनी भी चीजें नशीली पदार्थ है, मतलब जो शराब वगैरह है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध था। ठीक है, शराब वगैरह पे क्या था, पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध आपको देखने को मिलता है। शराब पे क्या देखने को मिलता है, पूर्ण प्रतिबंध आपको देखने को मिलेगा। ये किसके किसके समय पर देखने को मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया कि इसके समय पर भी आपको सेम चीज देखने को मिलता है। ठीक है, इसके समय पर भी सेम चीज देखने को मिलता है। जो सैनिक हुआ करते थे उसकी व्यक्तिगत सूची बनाई जाती थी, उसको पेपर पर लिखा जाता था कि भैया कौन सा सैनिक हमारे अंदर काम कर रहा है और कौन सा सैनिक हमारे अंदर काम नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती थी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो वस्तुओं की जो कीमत थी वो सामान्य दरों से क्या हुआ करती थी, कम हुआ करती थी। वस्तुओं की जो कीमत हुआ करती थी वह सामान्य दरों से कम हुआ करती हैं। ये किसके समय पे था, अलाउद्दीन खिलजी के समय था। इसके समय पर घोड़ों पर दाग लगाने की भी प्रथा थी। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है, तो अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद इसके 6 वर्ष के जो पुत्र होते हैं, जिसका नाम था राजकुमार शहाबुद्दीन। क्या नाम था, राजकुमार शहाबुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी के जो पुत्र थे, क्या नाम था, राजकुमार शहाबुद्दीन था। ठीक है, क्या था, राजकुमार शहाबुद्दीन था। उसको जो है 6 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठाया जाता है। 6 वर्ष की उम्र में ही क्या किया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। और किसने गद्दी पर बैठाया, तो उसके जो सेवक थे मलिक काफूर, इसी ने ही अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद उसके पुत्र शहाबुद्दीन खिलजी को जो है वो क्या बैठाता है, गद्दी पर बैठाता है। हालांकि ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, ये सारी चीजें चल ही रही हैं। तो हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग पूरी तरह से आगे कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका क्या था, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था। ये क्या था आपका, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में था। ठीक है, ये चीजें आपको पता ही है। अच्छा, हम आपसे एक जाते जाते क्वेश्चन पूछते हैं, कि उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है। यह बताइएगा कि उलुग खान के नाम से, उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है, यह बताइएगा आप लोग। ठीक है, उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है, एक बार आप लोग बताएंगे, फटाफट आप लोग बताएंगे कि उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे। ठीक है, उलुग खान के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, उलुग खान के नाम से जो है किसे जाना जाता है।
देखिए उलुग खान के नाम से जो है, इसका नाम है अलमास बैग। क्या नाम है? अलमास बैग है। क्या नाम है? अलमास बैग है। कौन है? अलमास बैग है। उलुग खान के नाम से जो, उलुग खान के नाम से जो जाना जाता है, अलमास बैग। अब ये कौन है? तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का भाई है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी का भाई है, एके का भाई है। ठीक है, क्या है? एके का भाई है अलाउद्दीन खिलजी, और साथ साथ में एके का सेनापति भी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सेनापति भी हुआ करता था उलुग खान। क्या हुआ करता था? उलुग खान जो है इसका सेनापति भी आपको देखने को मिलता है। वहीं अब दूसरे दूसरे नामों पर हम देख ही रहे हैं, तो साथ साथ में आप किसके बारे में बताएंगे? अमीर खुसरो साहब के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? थोड़ा सा आप अमीर खुसरो साहब के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? कि अमीर खुसरो साहब का दूसरा नाम क्या था? अमीर खुसरो साहब का दूसरा नाम क्या था, यह बताइए आप लोग। अमीर खुसरो साहब का दूसरा नाम क्या था, यह जल्दी से बताएंगे। अमीर खुसरो साहब का दूसरा नाम क्या था, जल्दी से आप बताएंगे। देखिए अमीर खुसरो साहब का दूसरा नाम जो है क्या देखने को मिलता है, यह बताइएगा। ठीक है, अगर हम खुसरो साहब के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है यह 1200 लगभग कब देखने को मिलता है? 1253 से 1325 तक आपको देखने को मिलता है। 1253 से कब तक? 1325 तक। 1253 से लगभग 1325 तक आपको इनका वो देखने को मिलता है कि इनका जन्म जो है इस समय होता है 1253 में होता है, और इनकी मृत्यु जो है 1325 में हो जाती है। ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या था अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा नाम होगा अबुल हसन यमीन। अबुल हसन यमीन होगा। क्या नाम होगा? अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो। क्या होगा? अबुल हसन, क्या हो जाएगा? अबुल हसन यमीन, यमीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, उद्दीन खुसरो हो जाएगा। ठीक है, उद्दीन क्या होगा? उद्दीन खुसरो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? उद्दीन खुसरो हो जाएगा। यह इसका क्या नाम है? खुसरो नाम है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। अमीर खुसरो का पूरा नाम है, क्या होगा? अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो हो जाता है। इसका जन्म जो 1253 से लेकर 1325 तक आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन था जो आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आ जाए यहां से, तो हमने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, अब कल के क्लासेस में जो है हम क्या करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी को पूरी तरह से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है कल के ही क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी को निपटा देंगे। मतलब क्या कि जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे? पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है। अगर क्लास पसंद आया तो एक बार आप लोग लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, हर हर महादेव, राधे राधे, सबा खैर।